नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम पहला चरण में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव की प्रथम चरण की तारीख नजदीक आ गई। कल यानी कि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। अगर बात करें पूरे भारत की तो 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की सिर्फ एक सीट बस्तर लोकसभा सीट पर यह मतदान होगा। बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और शायद इसी लिहाज से छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर पहले चरण में मतदान हो रहा है। काफी सावधानियां और काफी मुस्तैदी के साथ यह चुनाव कराया जा रहा है। आज हम बस्तर सीट के बारे में कुछ जानकारी आपको देंगे, फिर आपको यह भी बताएंगे कि वहां क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं। कल कितने बजे से मतदान होने वाला है और कितने बजे तक ये मतदान चलेगा। मतदान कर्मी, मतदान केंद्र, क्या मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। सारी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से किसके बीच क्या मुकाबला है, कितने मतदाता हैं और जो जरूरी जानकारी आपको देना है हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले महामुकाबला। मुकाबले में दो लोग, अगर जो देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मुकाबला 2024 किनके किनके बीच है। अगर जो बात करें प्रत्याशी की तो महेश कश्यप बीजेपी प्रत्याशी हैं, आप इनको तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा यही हैं। झीरम घाटी हत्याकांड में ये अकेले कांग्रेस के नेता बचे थे और इन पर आज भी संदेह होता रहा है। आज कांग्रेस की तरफ से ये यहां पर प्रत्याशी हैं और बीजेपी से प्रत्याशी हैं महेश कश्यप। आप तस्वीरों में इन्हें देख सकते हैं। इनके बीच मुकाबला है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बाद की बात है, लेकिन मुकाबला इन दोनों के बीच है। अब बात मतदाताओं की करते हैं। कितने मतदाता हैं इस बस्तर सीट पर, कितने मतदाता मताधिकार का अपना प्रयोग करेंगे। कुल मतदाताओं की संख्या आप देख सकते हैं 13,57,000 के आसपास है इस लोकसभा सीट पर। और इसमें पुरुष मतदाताओं की अगर जो बात करें तो 7 लाख और 7 लाख पुरुष मतदाताओं की संख्या अगर जो बात करें तो माफ कीजिएगा 6,53,000 के करीब है और महिला मतदाताओं की संख्या 7,03,779 के करीब। यानी कि एक चीज और इसमें देखने वाली बात है कि हर सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या तो कम होती है, लेकिन इस बस्तर सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है पुरुषों से। ये देखने वाली बात है। हमने मतदाताओं की संख्या बताया। विशेष ध्यान देने वाली बात है कि बस्तर लोकसभा सीट पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। अब आगे चलेंगे और बात करेंगे 2019 लोकसभा चुनाव की। 2019 लोकसभा चुनाव की हम बात करेंगे। जनादेश क्या आया था इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लें, देख लें। ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां पर कांग्रेस विजयी रही है। दीपक बैज बीजेपी को हराया था। दीपक बैज यहां पर चुनाव जीते थे कांग्रेस से उन्होंने यहां पर चुनाव जीता था। और हराया किसे था अगर आपको बताएं कि दीपक बैज को 4 लाख के करीब वोट मिले थे। 44% मत प्रतिशत था। बैदूराम कश्यप यहां पर हारे थे। इनको हार का सामना करना पड़ा था। यह जनादेश था 2019 का। आप देख सकते हैं दीपक बैज यहां विजयी हुए थे और इनको 44% वोट मिले थे और वहीं बीजेपी को 40% वोट मिले थे। 4% ज्यादा यहां पर कांग्रेस को वोट मिला था। इस समय क्या स्थिति होगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अब बात करेंगे विधानसभा की। विधानसभा चुनाव हुए हैं 2023 में। तो लोकसभा के अंतर्गत कितने विधानसभा, 8 विधानसभा आते हैं। इनमें क्या स्थिति रही है विधानसभाओं की,
ये भी देख लेते हैं। यहां पर आप देखिए, जो भगवा कलर का, जो हल्का येलो, जो भगवा कलर का रंग दिखाई दे रहा है, वहां कमल का फूल खिला हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप फुल स्क्रीन देखें, और पीसीआर से निवेदन करेंगे कि अगर जिसे फुल स्क्रीन दिखा सके तो दिखाएं, इससे और स्पष्ट हो जाएगा कि जिन 8 सीटों में से 5 सीट पर कमल खिले हैं और 3 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे हैं। यानी कि अगर जो देखा जाए 2019 लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस विजयी रही है, लेकिन अगर जो 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर बीजेपी का प्रतिशत अधिक दिख रहा है। अगर यही वोट कन्वर्ट हो जाते हैं लोकसभा सीट में, लोकसभा के चुनाव में, तो वास्तव में विजयी होना संभव है बीजेपी को। तो यहां पर विधानसभा की विजय के अनुसार अगर देखा जाए तो ये चीजें साफ हो जाती हैं कि बीजेपी मजबूत है। तो ये रहा स्थिति। अब हम आएंगे सीटों की चर्चा पर। सीटों की चर्चा करेंगे। पहले क्या तैयारियां हैं हम जान लेंगे अपने संवाददाता वी महेश राव से। उसके बाद आएंगे हमारे साथ जो प्रवक्ता जुड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे। बीजेपी से दिनेश अग्रवाल प्रवक्ता बीजेपी, और कांग्रेस से प्रवक्ता हैं संदीप दुबे। तो सबसे पहले हम बी महेश राव के पास जाएंगे, हमारे संवाददाता बस्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बी महेश राव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि धुआंधार तैयारी तो हुई होगी बस्तर के चुनाव प्रचार में। पहले कांग्रेस जीती थी और इस बार 11 की 11 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है, तो कुछ तो ऐसा कर रही होगी, कुछ तो चक्रव्यूह की रचना की होगी कि बस्तर का किला कांग्रेस के हाथ से लेकर के वहां पर कमल खिला दिया जाए। तो पहले तो आप ये बताइए कि वहां चुनाव प्रचार का माहौल कैसा रहा, कैसा दिखा नक्सलियों के बीच रहते हुए, और काफी 29 जल्दी ही मारे गए हैं नक्सली। तो इस बीच चुनाव प्रचार की क्या स्थिति रही और कैसा धुआंधार प्रचार रहा, सबसे पहले तो आप ये बताइए। जी देवेंद्र जी, मैं बता दूं कि प्रदेश का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है यह बस्तर। तो यहाँ पर जो लोकसभा का जो चुनौती जो पूर्ण है, लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार इनकाउंटर हो रहा है जिसमें नक्सली मारे जा रहे हैं, पुलिस के जवान भी घायल हो, तो उनके बीच में ये चुनाव संपन्न कराना सबसे बड़ा चुनाव। लेकिन उनकी जहां बात भारत सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ या सुरक्षा बल की एजेंसी को तैनात है, बस लोग समझ करें तो कुल 11 यहाँ पे कांग्रेस भाजपा बी महेश राव, हम आपको रोकना चाहेंगे। आप का या तो नेटवर्क सही नहीं है या सही तरीके से जुड़ नहीं पाए हैं। आपकी आवाज कट के आ रही है, आ तो रही है लेकिन समझ में नहीं आ रही आपकी आवाज की आप कह क्या रहे हैं। तो एक बार और अगर जो देखिए नेटवर्क की कमी हो तो थोड़े से नेटवर्क में आ जाइए और बेहतर तरीके से अपनी बात को रखिए, जिससे कि हमारे दर्शक आपकी बात को समझ सकें कि वहां की स्थिति इस समय क्या है। बाकी हमारे 2 मेहमान भी और हैं, बीजेपी प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी और संदीप दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस। हम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बी महेश राव जी, हम आपके पास आएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन हम अपने दोनों प्रवक्ताओं का परिचय करा दें अपने दर्शकों से। तो बीजेपी से दिनेश अग्रवाल जी प्रवक्ता बीजेपी, और कांग्रेस से संदीप दुबे जी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश अग्रवाल जी, सवाल यहां पर यह है कि दिनेश अग्रवाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है जी। दिनेश अग्रवाल जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो स्थितियां इस समय है, बस्तर तो आपके हाथ में नहीं था 2019 में, लेकिन इस समय जो दावे किए जा रहे हैं आपके द्वारा, इस दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है? देखिए, इस बार का जो वोटर है
वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप से पूरे देश में है। हमने देखा है यह चुनाव आदिवासी सीट पे होने वाला चुनाव है और आदिवासी समाज इस बात को बहुत भली भांति जानता है कि अगर आदिवासी नेतृत्व अगर छत्तीसगढ़ को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। विष्णुदेव साय सरकार की रीति और नीति की जीत होने वाली है। आदिवासी अपना मुख्यमंत्री को पाकर खुश है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी के सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति का पद एक आदिवासी महिला को दिया है। आदिवासी हित की हमेशा कांग्रेस बात करती थी, लेकिन जब भी आदिवासियों के हित की बात होती थी कांग्रेस ने कभी आदिवासियों का हित नहीं किया है, सिर्फ उनको वोट बैंक की राजनीति समझा है। ये बात आदिवासी समुदाय जान चुका है और समझ चुका है। अब आदिवासी पहले वाला आदिवासी नहीं हो गया है जो अनपढ़ और समझ के कांग्रेस उनको वोट बैंक के रूप में उपयोग करती थी। आज आदिवासी समाज अपने हक की लड़ाई लड़ता है और अपनी आवाज को बुलंद करता है। इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आज आदिवासियों के हित की पार्टी हो गई है। आज हर वर्ग मोदी को चाहने लग गया है, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने लग गया है। और इस बार हम सभी देखेंगे, मैं बस्तरी की बात नहीं करूंगा, चाहे वो सरगुजा हो, चाहे वो कोरबा लोकसभा क्षेत्र और जितने आदिवासी बहुल इलाके हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां लीड ले रही है और ऐसी लीड कि कांग्रेस की नींद हराम होने वाली है। क्योंकि आदिवासी अब जान चुका है कि भाजपा है तो सर्व समाज का हित है। आदिवासी समाज का अगर हित की कोई बात करती है और अगर उनको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अगर मुख्यमंत्री देती है तो भारतीय जनता पार्टी देती है। अगर मेरे आदिवासी अंचल में अगर नगर नार का प्लान डलता है या डिमरापाड़ा में 250 करोड़ का हॉस्पिटल बनता है या जगदलपुर का विकास होता है तो भारतीय जनता पार्टी के राज में होता है। कांग्रेस ने तो नक्सलवाद दिया था और नक्सलवाद की वजह से आज मेरा आदिवासी क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया और आदिवासी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ कमर कस के आ गया है। इसी का दुष्परिणाम है कि चरणदास महंत अपने नेताओं को असामाजिक तंत्र और गुंडा कहने पर विश्वास हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने एक हिसाब से गुंडा शब्द से संबोधित किया था। मोदी जी जैसे सर्वश्रेष्ठ नेता के ऊपर लाठी मारने की बात की थी। चलिए ठीक है, हम आएंगे आपके पास। ठीक है, यादव जी, ठीक है, हम आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। ये कई बार सारी बातें कह देंगे तो फिर दूसरे का ना मेरे पास सवाल बचेगा और ना आपके पास जवाब। तो धीरे धीरे एक एक करके आते हैं। दिनेश जी, संदीप दुबे जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जी नमस्कार। दिनेश जी का कहना है कि आदिवासियों को अपनी तरफ करने के लिए इन्होंने आदिवासियों के लिए काम किया है। काम में सबसे पहले इन्होंने ये बात गिनाई है कि सबसे पहले तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया, इसमें भाजपा का हाथ है। दूसरा, जो विष्णुदेव साय हैं मुख्यमंत्री, उनको दिया। आदिवासी वर्ग से वो भी आते हैं। साथ ही साथ और भी तमाम इन्होंने काम गिनाए हैं, जैसे आदिवासियों को पहचान देने के लिए और भी योजनाओं की बात की इन्होंने। कुल मिलाकर के अगर आदिवासियों को अपनी तरफ मैंने इनकी बात सुनी है। जी, इनका एक रटा रुका भाषण है शायद, जिनको ये लिख रहे होंगे। राष्ट्रपति आदिवासी है, इसमें हम किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं। हम जो है राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। राष्ट्रपति को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया नहीं गया। राष्ट्रपति संविधान का एक प्रतीक होता है, जिसको आपने नया पार्लियामेंट बनाया, आपने बुलाया नहीं। आप वही भाजपा हैं जो भाजपा का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में शराब पी के उस आदिवासी के ऊपर पेशाब करता है, वीडियो वायरल करता है। ये वही भाजपा है जो मणिपुर में नग्न आदिवासियों को जब आर्मी के उसको चलाया जा रहा था, मणिपुर के बारे में आज तक बात नहीं करते। इनका तो पूरा फेरिस्त है। जो यूपी में कटवा कांड हुआ उसमें भी आदिवासी दलित थे। तो ये तो पूरे विरोधी लोग हैं, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी लोग हैं। अब रही बात, अभी अग्रवाल जी जो भाषण दे रहे थे, उस भाषण में कह रहे थे कि नक्सलवाद जो है 15 साल के रमन सरकार में नहीं थी, उससे पहले सरकार में नहीं थी, दिग्विजय सरकार में नहीं थी। ये सिर्फ जो है भूपेश बघेल के सरकार में नक्सल को बढ़ावा मिला।
ये रटा रुकाए भाषण बात करते हैं। आज ये इनको हिसाब देना चाहिए 10 साल का। कोई भी पार्टी केंद्र में सत्ता में 10 साल रही है तो उसको हिसाब देना चाहिए। अग्रवाल जी बेचारे तो बहुत छोटे कार्यकर्ता है, इनके देश के प्रधानमंत्री वहां वाले हिसाब नहीं दे रहे हैं। जिस प्रकार से देश का वातावरण इन्होंने पैदा किया है, आज जो है अभी अभी देख रहे होंगे जब किसान आंदोलन के लिए बढ़ रहे थे, 4-4 केंद्रीय मंत्री दौड़ गए क्योंकि चुनाव आ रहा है। लेकिन उसके बाद एमएसपी की बात की, घोषणा पत्र में एमएसपी के बारे में कोई जिक्र नहीं है, देखेंगे बोलते हैं तो 40-50 रुपए हर बार वो बढ़ता है हर साल। अब रही बात जो है, जो इन्होंने मोदी वचन पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी जारी किया कि भाजपा अब नहीं रही, भाजपा सिर्फ मोदी हो गई है। अब भाजपा का नाम मोदी भी लेने से डरते हैं, हिचकते हैं, उनको अपना घमंड है, अपना अहंकार है। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने हम जो न्याय पत्र निकाले हैं, हमने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसके संबंध में कल चुनाव आयोग चले गए कि महालक्ष्मी योजना के तहत जो 1 लाख का फॉर्म बस्तर में भरवा रहे हैं, अन्य जगह भरवा रहे हैं, ये गलत है, इसको रोकिए। घबरा गए हैं ये। जबकि आपको याद होगा महतारी वंदन के नाम से ये तो नगद पैसा दिए थे कवर्धा सहित कई जगह। हम चुनाव आयोग को शिकायत की, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं, हम आपकी सारी बातें मान लेते हैं। दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम आएंगे आपके पास, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि अभी 2023 में विधानसभा चुनाव हुए हैं और कुल अगर जो 8 सीटें हैं बस्तर लोकसभा के अंतर्गत, समझ गया आपकी बात, मैं जान रहा हूं बस्तर की पूरी सीट कांग्रेस के उद्देश्य में हमारे पास थी, सुन तो अब इस बार 5 सीट है। सुन लीजिए कि 5 सीट जो है बीजेपी के पास है और 3 सीट आपके पास है। अगर इनके मतों को मिला दिया जाए फिर भी बीजेपी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे क्या समीकरण कांग्रेस ने, सुनिए ऐसे क्या समीकरण आप लोगों ने बनाए हैं कि विधानसभा के समीकरण को फेल करते हुए यहां पर पुनः कांग्रेस काबिज हो जाएगी? आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब हम 19 में 18 में चुनाव जीते थे तो हम 68 सीट में जीते थे, बाद में 71 हो गए। उसी समय लोकसभा चुनाव हुआ तो 11 में हम 2 ही सीट पाए। तो आपको इतने जागरूक मतदाता है छत्तीसगढ़ के कि आप ना विधानसभा के हिसाब से आंकड़े को आप लोकसभा में नहीं जोड़ सकते जी। जनता दोनों को बांट के चल रही है। आपने बस्तर, बल्कि इनको हिसाब देना चाहिए कि नगरनाथ प्लांट आज भी बिक्री की सूची में क्यों है, हटाया क्यों नहीं गया। इन्होंने जो बीजेपी ने, रमन सरकार ने जमीन एक प्लांट को आवंटित की थी, उसको उस आदिवासियों को प्लांट हम बिना कंपनसेशन वापस लिया, हमने वापस किया। ये आदिवासी की हित के काम थी। अबूझमाड़ से होके जितने गांव में रोड, सड़क निर्माण, हॉस्पिटल, स्कूल हमने चालू कराए, इनके समय के तो बंद हो गए थे जी। रमन सिंह ने जो चप्पल घोटाला तक किया था, जिसमें पादुका देने की बात की थी, किसी आदिवासी को नहीं मिला। आप खुद सर्वे करा सकते हैं। और हम चुनाव देश में जो लड़ रहे हैं, मुद्दे आधारित चुनाव लड़ रहे हैं, इनको भी 10 साल का विकास का बात करना चाहिए। बस्तर में क्या ट्रेंड स्टार्ट किए इन्होंने बता दीजिए। इन्होंने 19 में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि बस्तर में हम जो है रेल का वो बिछा देंगे, क्या किए बता दीजिए। अब रही बात एयरपोर्ट की, अभी चुनाव के समय दिल्ली एयरपोर्ट चालू किए, जगदलपुर दिल्ली, उसमें भी 15 तक के था, अभी नए घोषणा में उसको भी बंद कर दिया गया है। इंडिगो 2 दिन चलने के बाद बंद हो गई है। चलिए, तो ये तो इनका बोल बच्चन है। चलिए दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देरी से, अपनी बात रखिए जल्दी से। संदीप दुबे जी की बात को मैं सुन रहा था। संदीप दुबे जी को बहुत अज्ञानता है, मुझे उनके प्रवक्ता होने पे बड़ा वो है। और रही बात, उन्होंने मुझे छोटा कार्यकर्ता कहा, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता होता है, कांग्रेसियों की जैसा नेता नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्यकर्ता है और कांग्रेस का कार्यकर्ता भ्रष्टाचार करता है। ये मैं नहीं बोलता। विकास का बात बताइए, 10 साल में क्या किए हो आप? बड़े कार्यकर्ता है, बोल दिया मैं आपको, मैं बड़ा कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। आप मोदी से बड़े हैं, आप बता दीजिए 10 साल का विकास के बाद। आपके प्रधानमंत्री बताने में अच्छा है। पूरा छत्तीसगढ़ जान रहे हैं और आप बात करते हो बस्तर के आदिवासी की।
आप तो 15 साल पहले ये दुर्गति कर दिए थे। अरे पूरे भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों से भरी पार्टी है जिसमें आप भी शामिल है। अरे हमने तो नगरनार का स्टील प्लांट दिया, हमने तो डिमरा नगरनार प्लांट को आपने बिक्री की सूची में रखा है, जैसे पूरे देश में बेच रहे हैं आप। पूरे देश में पोर्ट, एयरपोर्ट सहित सभी उसका प्राइवेटाइजेशन किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया। जो कांग्रेस ने बनाया उसको बेचने का काम किया। आप रेलवे को ही बेचने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बोलता है कि वो एनकाउंटर फर्जी था। अरे शर्म करो, अगर एनकाउंटर होता है तो मेरे सेना को, जवानों को जो गोलियां लगी वो फर्जी दिखाई देती है। सेना के हत्यारे बनते हो, सेना के खिलाफ। अग्रवाल जी पढ़े 4 दिन पहले दैनिक भास्कर में चाहा था कि ड्रोन से हमला आप लोगों ने ग्रामीणों पर किया है, उसका क्या हिसाब दोगे? उसका वोट इस बार चुनाव में देने वाले हैं हिसाब। चलिए हम इस पर भी बात करेंगे, हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस गर्मा गर्म बहस पर थोड़ा सा ठंडा पानी डालते हैं और चलते हैं अपने संवाददाता वी महेश राव की तरफ। वी महेश राव जी, वी महेश राव, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है जी। तो आप फ्रेम अपना एक जगह स्थिर रखिए और फिर हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। सवाल हमारा वही है कि प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं, पोलिंग पार्टियों की क्या स्थिति है, इस पर विस्तार से बताइए। जी देवेंद्र जी, मैं बता दूं कि बस्तर के बारे में, जहां तक बस्तर की बात है, बस्तर के बारे में बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में बस्तर एक ऐसा जगह है जहाँ नक्सलियों का दबदबा हमेशा रहा है। हम बात करें पिछले कुछ दिनों में जो 76 जवान जो शहीद हुए थे सीआरपीएफ, ये देश को झकझोर करने वाली घटना। और वहीं बात करें बस्तर जीरम हमला, तो जिसमें 35 प्रथम पंक्ति के नेता जो कांग्रेस के लीडर है, वो उनको नक्सलियों ने नरहंसार किया था। जीरम घटना, वो इसी बस्तर से हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कई प्रकार की घटनाएं आए दिन बनती है। लेकिन इन सब के बावजूद अभी 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, उसको संपन्न कराना यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने, खास करके चुनाव आयोग की हम बात करें, है ना। तो इसमें यहाँ पर उसको लेकर के यहाँ पे लगातार जो नक्सली घटनाएं अभी आप आए दिन देखे होंगे। पहले 12 नक्सली मारे जाते हैं, उसके बाद 13 नक्सली मारे जाते हैं, उसके बाद 6 नक्सली मारे जाते हैं। अभी कल की हम बात करें तो यहाँ पे 29 नक्सली मारे गए थे। नक्सलियों को सफाया कराने का जो अभियान यहाँ पे सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो चला जा रहा है, और लगातार ये कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ के जो गृह मंत्री विजय शर्मा जी है वो कर रहे हैं नक्सलियों से बात करने की, और कुछ शर्तें भी रख रहे हैं। लेकिन वहां पे नक्सली के कोई लीडर, और मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी जो भी लीडर हैं, जो केंद्रीय कमेटी के माने जाते हैं, वो कोई सामने आ नहीं रहा है। और ऐसे में और वही कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि टारगेट क्लिक करके भाजपा नेताओं की हत्या किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बस्तर में कांग्रेस और भाजपा के बीच जो मुख्य मुकाबला है, लेकिन वही निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पे दावेदारी किए हैं, और कुल 11 प्रत्याशी यहाँ पे मौजूद है चुनावी समर में, 2024 के चुनाव में। तो और यहाँ बस्तर का इतिहास रहा है कि 5 बार, कम से कम 5 बार यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना परचम लहराया है। जैसे महेश शर्मा की बात करें, लंबोदर बलियान की बात करें, भवानी है, और कई ऐसे जो है जो यहाँ पे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और भाजपा के दोनों के टक्कर में अपने परंपरागत वोटों को लेते हुए उसके बाद कहीं निर्दलीय प्रत्याशी को कहीं फायदा ना मिले, ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। लेकिन अभी जो यहाँ पे रुझान जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतदाताओं की हमने चर्चा भी किया, चर्चा भी किया चुनावी संग्राम के तहत हमने सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाके में किया। लेकिन वहां पे दोनों भाजपा और कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी दिख रहे हैं। जी, निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पर दिख रहे हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपका कहना है। और हो सकता है कि अप्रत्याशित परिणाम भी आ सकते हैं, क्या ऐसी भी संभावना है? हाँ, पर हमेशा ही ऐसा रहा है यहाँ पर। और ये बस्तर लोकसभा ऐसा है कि यहाँ पे नोटा को सबसे ज्यादा वोट गिरता है, और यहाँ पे कई ऐसे आदिवासी बहुल्य इलाके होने को ऐसे
अबुझमाड़ इलाका है और कई ऐसे इलाका है जहाँ पे नोटा को भी यहाँ पर वैसे महिलाओं का रुझान क्या है? यहाँ पर पुरुष मतदाताओं से ज्यादा तो महिला मतदाताओं की संख्या है। ऐसे में जी बिल्कुल आपने सही कहा है कि यहाँ पे महिलाओं का जो है यहाँ पर संख्या ज्यादा है। वोटर की बात करें तो जो पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है, लेकिन यहाँ महिलाओं को रुझाने के लिए, महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यहाँ राहुल गांधी भी आम सभा को कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे आम सभा कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का जो मंच का जो प्रतिशत जो रहेगा वो भूमिका जो है वो जो भूमिका उनकी निभाने की जो रहेगी वो महत्वपूर्ण रखता है यहाँ पे खासकर बस्तर। जी बिल्कुल, जो यहाँ पर भूमिका है महिलाओं का वो महत्वपूर्ण रहेगी। अब हम आएंगे आपके पास भी महेश राव, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संदीप दुबे जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता और दिनेश अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता। हम पुनः संदीप दुबे जी के पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या अधिक है, महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है पुरुष के मुकाबले। ऐसे में महिलाओं को रिझाने के लिए बीजेपी भी प्रयास कर रही होगी, कांग्रेस भी काफी प्रयास की है। क्या लगता है कि आपने क्या कुछ प्रयास किए हैं और वो प्रयास कितने कारगर होते दिख रहे हैं? हमने अपने घोषणा पत्र में नारी न्याय के नाम से 1 लाख रुपए साल में देने का वादा किया है, जिसका हम 500 में जो है सरकार में क्या बात करोगे? 500 दे और 8,335 रुपए करीब इसमें होता है। अग्रवाल जी बीच में बोलिए मत, ठीक है दिनेश जी आएंगे आपके पास आएंगे। आप लोगों ने दस्तखत करा के आप जैसे व्यापारी लोग 1,000 रुपया दिए थे विधानसभा चुनाव के समय। हम पैसा नहीं दे रहे, हम तो सिर्फ फॉर्म भरवा रहे हैं, क्योंकि हम वादा कर रहे हैं, आपकी वाइफ को भी वादा कर रहे हैं और इससे भाजपा घबराई हुई है। हमने 2.5 लाख फॉर्म वहां भेजा भी है और वो बड़ा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि किसी को भी एक मिनिमम आय मिल जाए। दूसरा जो है हमने क्योंकि कांग्रेस ने ही रोजगार राइट टू एम्प्लॉयमेंट दिया, जिससे मनरेगा स्टार्ट हुआ, जिसमें 200 से 250 रुपया पूरे देश में वेरिएशन है और 100 दिन का काम बीजेपी सरकार देने का काम कर रही है, जो कांग्रेस समय से चला आ रहा था। हम उसमें अब ये कर रहे हैं कि 150 दिन काम देंगे और 200 से 250 दिन रुपए मिलता है, उसको हम 400 रुपए निश्चित करेंगे, क्योंकि महंगाई जिस तरह से मोदी सरकार में बढ़ी है उससे लोगों का जीवन चल पाना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ जो है हम 50% रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट में देने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है वुमेन के लिए। आप 1 लाख रुपया एक महिला को देंगे जो गरीबी रेखा से नीचे होगी। दूसरा हम 50% रिजर्वेशन, देखिए हम वर्टिकल रिजर्वेशन को कहीं से नहीं ये जो रिजर्वेशन आप दे रहे हैं इसे भी क्लियर कीजिए कि क्या आप सरकारी नौकरी में दे रहे हैं या फिर प्राइवेट संस्था? सरकारी नौकरी में। हमारे घोषणा पत्र में लिखा है 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स। हम 30 लाख गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वैकेंसी है उसको सरकार आते की भरेगी, महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ हम जो जनगणना करने जा रहे हैं, जो कास्ट सेंसस करने जा रहे हैं, इससे जिसका माने उनका हो रहेगा परसेंटेज, उतना अधिकार मिलेगा। ये हमारा न्याय, कास्ट सेंसस न्याय। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र आप देखेंगे उनका सभी सिर्फ मोदी 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 का फोटो है, सब बिल्कुल। और इसमें कोई भी सक्सेसफुल तरीके से कोई प्रोग्राम का जिक्र नहीं है। इनका कहना है कि हम लड़कियों को ड्रोन पायलट बनाएंगे। आज देश में प्राथमिक शिक्षा की जरूरत है, आज देश में सेकेंडरी शिक्षा की जरूरत है, आज देश में कॉलेज शिक्षा की जरूरत है। उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे। आप सीधा सीधा ड्रोन पायलट बनाएंगे, आप पायलट बनाएंगे, बीच का गैप खत्म कर देंगे। ये ना भ्रमित करने वाले वादे हैं। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। इस पर तो मैं आएंगे हम आपके पास जी। महिलाओं की जहां तक बात है, और बता दो, हम ना 6 शेड्यूल में जो है ट्राइबल्स के अधिकार बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, जो ट्राइबल्स के अधिकार हैं उसको और बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। लेकिन अब दिनेश अग्रवाल जी सवाल यहाँ पर महिलाओं का है। महिला मतदाता अधिक हैं और ये अगर जो कहा जाए 8,800 कुछ रुपए पर मंथ देने की बात
कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम 1,000 रुपये महीने देंगे, दे रहे हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि 8,000 तो ज्यादा है, तो महिलाओं का आकर्षण कांग्रेस की तरफ क्यों ना हो, हमें ये बताइए। देखिए, ये मेरे कांग्रेस के मित्र यहाँ डिबेट में बैठे हैं। आप तो न्यूट्रल आदमी हैं। आप जानते हो पिछले घोषणा पत्र में भूपेश बघेल ने महतारियों को 500 रुपए देने की घोषणा की थी। आपको याद होगा, क्या इन्होंने दिया 5 साल में? नहीं दिया। हमने घोषणा की थी कि महतारी को 1,000 रुपए दिया जाएगा, हमने घोषणा नहीं की, हमने अमल किया। इन्होंने गांव-गांव में शराब की भट्टी अवैध खोल दी थी, जिससे महतारी त्रस्त थी, हमने बंद किया। हमने अवैध शराब बिक्री बंद की। हमने देखा है, इन्होंने गरीबों का, गरीबी का नारा है, लेकिन गरीबों की कभी कल्पना नहीं की। प्रधानमंत्री आवास जो प्रधानमंत्री मोदी जी भेजते हैं, उन्होंने 5 साल में इन्होंने वो महिला के लिए कभी प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाया। उस राशि को रोक दिया गया। महिलाओं के शौच के लिए बाहर जाती थी मेरी नारी, लज्जित होती थी। शौचालय बनाया तो मोदी जी ने बनाया। आज महिलाओं का रेडी टू ईट का 2 लाख महिलाओं का ये रेडी टू ईट को खा गए थे, महिलाओं को बेरोजगार कर दिए थे। इनके राज में इतने बलात्कार की घटना हुई है ना देवेंद्र जी, हमने देखा है। वो नारी हूँ लड़का किसी हूँ की प्रियंका गांधी कभी नहीं दिखी, क्योंकि वो नारा बस देती है, अमल कभी नहीं लाती है। आज पूरा परिवार अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, गांधी परिवार, पूरा बेटा, बच्चा, दामाद, पोता सब भिड़े हुए हैं, क्योंकि ये गांधी परिवार की गुलामी हो गई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता नहीं बचा है। देवेंद्र जी, हमने सबने देखा है, अगर साझा का एक मजदूर को टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी देती है। अगर गाय बेचने वाले, गाय चराने वाले को अगर किसी यूपी का मुख्यमंत्री बनाती है, तो भारतीय जनता पार्टी बनाती है। अगर दुरुस्त आदिवासी अंचल की एक महिला को राष्ट्रपति का पद देती है, तो भारतीय जनता पार्टी देती है। भारतीय जनता पार्टी। दिनेश जी मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने, यानी कि बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया और विष्णुदेव साय जी को अगर जो मुख्यमंत्री बनाया, तो आज दोनों वह आदिवासी वर्ग से हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो महिला हैं और आदिवासी भी हैं। इसलिए महिला आपकी तरफ इस लोकसभा चुनाव में आपको वोट करेंगी। आपके कहने का मतलब यह है। हमारा प्रश्न यह है कि इन्होंने कहा कि हम आएंगे, कांग्रेस कह रही हम आएंगे तो 8,800 रुपए देंगे। आप कह रहे हैं कि हम 1,000 रुपए दे रहे हैं। और देखिए, यह घोषणा पत्र चल रहा है, आपका भी और हमारे दर्शकों के लिए आपका भी घोषणा पत्र। हालांकि हम घोषणा पत्र पे बहस नहीं करना चाहते थे, पूरा बहस करना चाहते थे, लेकिन महिलाओं की जहां तक बात है, तो आप दोनों ने ये बातें कही कि हम घोषणा पत्र में ये किए हैं, इसलिए महिलाएं हमको वोट करेंगी। तो अब हमें यह बताइए, अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी महिला हैं, तो उनके राष्ट्रपति बनने से तो उनके खाते में 1,000 रुपए नहीं आए, और न ही कांग्रेस कह रही है कि हम 8,800 देंगे। तो सवाल यहां पर यह है कि व्यक्तिगत फायदा महिलाओं का, अगर जो कांग्रेस आती है तो 8,800 रुपए देगी, आप 1,000 दे रहे हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों ना समझें कि महिलाएं कांग्रेस की तरफ ज्यादा रुख करेंगी, क्योंकि उनकी तरफ तो ज्यादा पैसे की बात हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने सरकारी विभागों में जहां तक नौकरी की बात की है, सरकारी विभागों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात कह दी है। यानी कि अगर जो महिला हैं, तो महिलाएं 50%, अगर जो सरकारी नौकरी निकलती है तो उसमें 50% महिलाएं भरी जाएंगी, 50% ही पुरुष भरे जाएंगे। तो ये तो महिलाओं के लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस का न्याय पत्र महिलाओं को तो ललचा रहा है। आपका न्याय पत्र तो घाटे का सौदा लग रहा है मुझे। लेकिन आप बताइए कि क्यों फायदे का सौदा है आपका संकल्प पत्र जी। उसके बाद दूसरे मुद्दे पे आएंगे। देना चाहूंगा आपके माध्यम से, मेरे प्रवक्ता भाई को बता देना चाहूंगा, हमने 1,000 रुपए दिया, इन्होंने आपकी आवाज गूंज रही है, आप एक आध स्पीकर बंद करिए।
जिनका 500 रुपए का घोषणा पत्र खत्म है, जो 500 नहीं दे पाए वो 8,000 रुपए देने की बात करते हैं जी। दूसरा चीज, हमने लखपति दीदी योजना लाई है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए योजना लाई है। रेडी टू ईट की योजना हमारी बीजेपी सरकार की थी, जो महिलाओं को इन्होंने बेरोजगार कर दिया था। महिला विरोधी ये है। और ये बात करेंगे महिलाओं की, 33% देश में आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं पदक विजेताओं को घसीट कर मारा गया। एक विजय सिंह जो महिलाओं से छेड़छाड़ किया हमारी बहनों के साथ। संदीप जी धैर्य रखिए। चलिए ठीक, दिनेश जी। महिलाओं के हर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आप देख रहे होंगे, अगर मेरे बस्तर की आदिवासी लड़की अगर पायलट बन रही है और अगर आज एयर होस्टेज बन रही है, तो महिलाओं को आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर गांव-गांव में अगर महिला स्व सहायता समूह बना है, तो ये अटल जी की सोच थी, अटल जी ने उनको लाया है। दूसरा चीज, आज महतारी वंदन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे राशन कार्ड हो, सब में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है। अगर 1,000 रुपए महतारी वंदन में आता है तो महिलाओं के खाते में आता है। प्रधानमंत्री आवास अगर पास होता है तो महिलाओं के नाम से होता है। अगर राशन कार्ड बन रहा है तो महिलाओं के नाम से बन रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये क्या किए थे? ये तो सिर्फ 70 साल से पूरे देश को बेवकूफ बनाने का काम किए थे। ये सिर्फ कोरी बकवास की राजनीति करते हैं। 1 लाख रुपए ये कहाँ से देंगे, बता दें? कहाँ से पैदा कर लेंगे 1 लाख रुपए? भ्रष्टाचार करने से कांग्रेसियों को फुर्सत हो दिखी तो। और 16 करोड़ 25 व्यापारियों को माफ करने वाले लुटेरे हैं अहंकारी मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। बड़े व्यापारियों का सिर्फ 22 से 25 लोग का। तो क्या हम जो है 11 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दे रहे, तो आपको तकलीफ हो रही है? आप भगाए थे, बात मत। अरे आप लोग महिला विरोधी लोग हैं, जो रेसलर थे, ओलंपिक पदक विजेता थे, उनके साथ क्या आपने किया है, क्या क्या नहीं किया है? आपका टेरी मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री है, उसने कुचल, उसके बेटे ने कुचल दिया 4 किसानों को, उसको आपने टिकट दिया है। पूरी तरीके से एक मजाक बन के रह गया देश में, उनको आप अपना नेता बना रहे हो। इस शर्म। अरे आप लोगों ने चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं। अपने संवाददाता के पास चलेंगे। चलिए हम अपने संवाददाता वी महेश राव जी के पास जाना चाहेंगे। वी महेश राव, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब जिस समय जो चुनाव प्रचार के दौरान मुद्दे चले हैं, मुद्दे कौन कौन से प्रमुख मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर के बीजेपी जनता के बीच गई है, और कौन से मुद्दे लेकर के कांग्रेस जनता के बीच गई है? प्रमुख मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। देवेंद्र जी, बता दूं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों जो पार्टियां जो है, प्रमुख पार्टियां जो है, वो अपने अपने मतदाताओं को रिझाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 1 लाख रुपया सालाना देना या फिर महिलाओं को फॉर्म भरवाना, कांग्रेस की जो घोषले जो यहाँ है, वो यहाँ पे सेक्टर कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये सबसे ज्यादा खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ वर्तमान में ना केंद्र में है और ना ही राज्य में है, तो ये कहाँ से लोगों को ये पैसा देंगे? हालांकि ये घोषणा तो जरूर करते रहे, लेकिन यहाँ पे आदिवासी बहुल्य होने की वजह से ये जो फैक्टर है यहाँ पे बिल्कुल लागू नहीं होता, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है, पहली बात। और दूसरी बात, ये तेलंगाना राज्य से लगा हुआ है। तेलंगाना में हम बात करें, सबसे बड़ी बात जो बात करें, हैदराबाद जो कैपिटल है तेलंगाना का, वहाँ ओवैसी के खिलाफ में वहाँ पे लता माधवी को वहाँ पे खड़ा किया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इतना हिम्मत नहीं किया कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार को दे, उम्मीदवारी भी वहाँ पे घोषणा नहीं हुआ है। वो तो सिर्फ भाजपा और ओवैसी के बीच में वहाँ पे टक्कर नजर आ रहा है। तो ये समझ में आता है कि वो जो तेलंगाना का जो राजनीति है वो वहाँ से यहाँ पे जारी होता है, और ये खास करके यहाँ पे तेलुगु एरिया, तेलुगु भाषी की संख्या ज्यादा है। हम बात करें भोपालपट्टनम, बीजापुर, कोटा और तमाम जो एरिया जो है वो तेलंगाना राज्य से लगा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारियों में ये चर्चा है कि भाजपा जो है वो प्रमुख दल के रूप में उभर के आ रही है। मोदी का जो लहर है, रामलला जो अभी जो अयोध्या में जो हुआ था जी, राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जी, तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा का वजूदी नजर यहाँ पे आ रहा है। जी, भाजपा का वजूदी नजरिया इसलिए भी आ रहा है क्योंकि राम मंदिर की बात है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात है।
इसका तोड़ कांग्रेस क्या कर रही है? कि हालांकि ये बातें ये प्रमुख रूप से जो बीजेपी लेकर के बीच में जा रही है लोगों के बीच में, और राम मंदिर का मुद्दा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, ऐसे में कांग्रेस उसका तोड़ किस तरह से कर पाएगी? संदीप दुबे जी। जी संदीप दुबे। वातावरण, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने कार सेवकों के ऊपर उस समय जो वातावरण सत्ता में नहीं आ पाए, ये अग्रवाल जी को बंद कराइए मुंह, नहीं तो कैसे बात बोल पाएंगे हम? ये अग्रवाल जैसे व्यापारियों को आप बिठाते कैसे हैं इसमें? चलिए अग्रवाल जी, पता नहीं है कि ठीक है दिनेश जी हम आपके पास आएंगे। संदीप जी से सवाल किया गया है, संदीप जी से सवाल किया गया, संदीप जी से सवाल किया गया, रोजगारी की बात करते, संदीप जी से रोजगारी की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते, आप सारे चीज को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सारे चीज को बेच रहे हैं। आपका महिला विरोधी चरित्र दिख गया, आपने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, 1000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं किया आपने बस्तर में ट्रेन बिछाने की बात की थी, वो कुछ नहीं किया। नगर नार बेचने जा रहे हैं। राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया था, राम मंदिर का न्योता ठुकराने वाले लोग हो। आपको तो राम मंदिर के नाम से इतना आ गए ना, आ गए धर्म से। राम के अलावा आपको कुछ नहीं दिखता। राम हमारे हैं, मेरे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सर्टिफिकेट नहीं देगी, और राम के दर्शन करने से आप नहीं रोक सकते। आपका टिकट नहीं चाहिए, आपका टिकट नहीं चाहिए मिस्टर दिनेश अग्रवाल जी। आप लोग जो आज मजबूर हो गए, बस में बैठाल के ले जा रहे हैं, ट्रेन में ले जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास विकास के नाम पर कुछ नहीं है बताने के लिए। आपको दर्द हो गया था, मुझे तो शर्म आती है जिस दिन। चलिए दिनेश जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म के आड़ में चल रही है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। वाजपेयी ने कहा दिनेश जी कि धर्म के नाम से जो है राजनीति नहीं करना चाहिए। हमारा एजेंडा था और हमने बना के दिखाया, इस देश को बना के। चलिए ठीक है दिनेश जी हम आपके पास आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। संदीप जी आप एक तार्किक जवाब दीजिए। संदीप दुबे जी ये समय बर्बाद करने वाला, ये समय बर्बाद करने वाली बहस नहीं होनी चाहिए। जी संदीप जी ये समय बर्बाद करने वाली बहस नहीं होनी चाहिए। दिनेश जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। जी संदीप दुबे जी आपसे मैंने सवाल ये किया था कि राम मंदिर का मुद्दा लेकर के और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की। दिनेश जी धैर्य रखिए। आप देखिए, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सवाल का जवाब ले लेने दीजिए। कल जो है जी संदीप दुबे जी सवाल सुन लीजिए एक बार फिर, और उसके बाद आराम से जवाब दीजिए। दिनेश जी नहीं टोकेंगे। संदीप दुबे जी सवाल हमारा यह है कि बीजेपी राम मंदिर और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा लेकर के बस्तर में जा रही है लोगों के बीच, और हमारे संवाददाता ने बताया कि अच्छा खासा प्रभाव भी पड़ रहा है, एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा है लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर। उसका कार्ड भी कांग्रेस के पास क्या है? जिस दिन 22 जनवरी को श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसमें मेरे सहित सभी कांग्रेसी पूरे देश में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी हो, सबने उसका स्वागत किया है। ठुकराने का तात्पर्य जिन लोगों को दिया गया था उनका अलग है। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप जो है राम मंदिर उससे ना जाएं, बल्कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी बात के भाषण में कहे हैं कि हम पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल को क्यों नहीं बुलाया गया, क्या यूपी के पूरे मंत्रिमंडल को क्यों नहीं बुलाया गया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सहित बाकी लोग क्यों नहीं बुलाया गया। ये इनका राजनीतिक कार्ड था, जिससे ये साबित करना चाहते थे कि हम राम विरोधी। ऐसा नहीं, कल रामनवमी था और छत्तीसगढ़ क्या, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ रैली में जाते रहे और आज भी जाते रहे। अब रही बात, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना सेक्युलर है, आप धर्म के नाम से जो है राजनीति नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। ये राम के नाम से पाप है। जो राम को समझा है, जो राम की मर्यादा को समझा है, राम के सत्य को समझने की नहीं है, नहीं समझाने की है। क्या ये बात आप समझा पा रहे हैं जनता के बीच? आप नहीं, क्या आप जनता के बीच ये बात समझा पा रहे हैं? जनता इसको समझती है। अभी इस बार का परिणाम आपको बता देगा कि क्या रिजल्ट आने वाला है। चलिए ठीक है, ये तो धोखे में है। इनका आरएसएस 200 सीट बोल रहा है और ये 405 की सीट बात कर रहे हैं। चलिए, वी महेश राव हमारे साथ मौजूद हैं।
बी महेश राव, मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो मुद्दा बीजेपी लेकर के जा रही है बस्तर के लोगों के बीच, कितना प्रभावकारी दिखने लगा है? जी बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं बता दूं कि यहाँ पे बिल्कुल प्रभाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और मैं आपको मजे की बात ये बता दूं कि बस्तर लोकसभा सीट से जो है वो जनसंघी है और आरएसएस के प्रमुख नेता है। और शुरू से ही यहाँ पे जो हिंदू राष्ट्रवाद की जो बात की जा रही थी, जो पूरे लहर जो चल रही थी, उसके प्रति समर्पित कार्यकर्ता और तमाम दिग्गजों के बावजूद बस्तर में एक महेश कश्यप जो यहाँ पे प्रत्याशी बना गया है, वो एक नॉर्मल प्रत्याशी, नॉर्मल कार्यकर्ता था, जो जमीनी कार्यकर्ता था, उसको लेकर के यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया है। तो इससे स्वाभाविक है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है, और बीच में ये भी देखा गया है बस्तर में जो यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की जो बात की जा रही थी, उसको लेकर बड़ी बड़ी रैलियां भी आयोजित की गई थी, उसको लेकर के नेतृत्व किया था। तो एक पावरफुल प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे भाजपा के जो कार्यकर्ता से जो प्रत्याशी जो बनाया गया, बात वो नहीं है कि वो पावरफुल प्रत्याशी हैं कि नहीं, आरएसएस में पावरफुल हैं कि नहीं, ये अलग की बात है। चुनाव प्रचार हुआ, दोनों पार्टियों ने चुनाव प्रचार किया, अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार किए होंगे। और जहां तक आप बता रहे हैं कि आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं महेश कश्यप, और धर्मांतरण के मुद्दे पर भी खासा इन्होंने काम किया है, तो एक तरह से ये बातें हैं। क्या जनता में कौन ज्यादा प्रभावकारी हो पा रहा है इस समय? देखिए, पूरे ओवरऑल बस्तर लोकसभा की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं नकली समस्या। यहाँ पे प्रमुख समस्या है, हर राजनीतिक दल के शासनकाल में बस्तर हमेशा ही एक प्रगति का पैमाना रहा है, प्रगति का पैमाना। प्राय सभी मुख्यमंत्रियों ने, हम बात करें मध्य प्रदेश शासनकाल में या अविभाजित मध्य प्रदेश शासनकाल में या छत्तीसगढ़ में, प्राय सभी मुख्यमंत्रियों ने यहाँ गोद लेकर के विकास की डुल की बातें कहे हैं। लेकिन जो मुख्य समस्या, जो नकली जो समस्या है, वो मुख्य है। और नक्सली यहाँ पे लगातार भाजपा नेताओं को किलिंग टारगेट जो किया जा रहा है, यहाँ पे अभी बात करें लगातार जो हत्याएं हो रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा सा भय तो जरूर नजर आ रहा है। लेकिन अब ये देखने वाली बात ये है, सबसे बड़ा ये सवाल है जो अभी अब जब नक्सली समस्या की बात आप कर रहे हैं, तो अभी 29 नक्सलियों को मार गिराया हमारे सुरक्षा बलों ने, इसको लेकर के क्या प्रभाव है अभी जनता के बीच? प्रभाव है, एक दिन पहले 29 नक्सली मारे जाते हैं और 24 घंटे के अंतराल में भाजपा नेता की हत्या की जाती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं भाजपा में भी एक भय है अंदरून, खास करके बस्तर के जो बेड़ों में, नक्सली इलाके में, जहाँ पे अंदर जो जंगली इलाका है, वहां पे लोग जाने से कतरा रहे हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं, इस नक्सली समस्या को लेकर के और 29 नक्सलियों के मारे जाने के बाद जो स्थितियां बनी है बस्तर में और पूरे छत्तीसगढ़ में, उसमें क्या लगता है कि भाजपा का जनाधार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या घटता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, हम ये नहीं कह सकते कि भाजपा का जनाधार घटता हुआ नजर आ रहा है। शहरी इलाकों की बात करें तो यहाँ पे शहरी इलाके भी है, जैसे जगदलपुर बात करें, बीजापुर बात करें, तो वहाँ पे भाजपा के नेता लगातार यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, और वहीं अंदरूनी इलाके में कांग्रेस की कर रहे हैं और भाजपा की कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम आएंगे आपके पास क्योंकि समय बहुत कम है, और संदीप दुबे जी से भी सवाल लेने हैं, और दिनेश जी इसके बाद हम आपके पास आएंगे। बीच में मत बोलिएगा, नहीं तो फिर जो है थोड़ा सा समय परिवर्तित होगा। तो संदीप दुबे जी, जैसा कि नक्सलियों को मार गिराया, 29 नक्सलियों को मार गिराया सुरक्षा बलों ने, इसको लेकर के क्या कांग्रेस क्या सोचती है कि जनाधार में बीजेपी की कमी आएगी या कांग्रेस की कमी आएगी? मेरा तो यह मानना है कि कांग्रेस जो है इसमें नहीं कर रही है, और हमको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सेंट्रल जो फोर्स है और स्टेट पुलिस के जवानों ने मिलकर जो है नक्सलियों को अटैक किया है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, और इस उपलब्धि को ज्वाइंट रूप से केंद्र और राज्य सरकार ने किया है। निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करते हैं। हम उन बहादुर जवानों का के लिए सम्मानित महसूस करते हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया जी। अब रही बात चुनाव में इसको लेकर जाना, तो कांग्रेस इसका चुनाव इसमें मुद्दा नहीं बनाती। अब भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या लाभ लेना चाहती है वही समझे, क्योंकि ये पुलवामा आपने बहुत अच्छी बात कही है। अब हमें संदेह हो रहा है कि कांग्रेस ने ही आपको भेजा है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन कल ही हमारी एक और कांग्रेस के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ से बात हो रही थी, उन्होंने बिल्कुल ही उलट जवाब दिया था। लेकिन आपके जवाब से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, और वास्तव में अगर जो कहा जा सकता है कि यही जवाब होना चाहिए
क्योंकि हम सुरक्षा बलों के शौर्य पर प्रश्न खड़े नहीं कर सकते। बहुत अच्छा जवाब दिया है और अपनी पार्टी को वास्तव में मझधार में जाने से बचा लिया है इस प्रश्न के उत्तर से। दिनेश अग्रवाल जी, क्या इस सुरक्षा बलों के शौर्य को कांग्रेस या नहीं, बीजेपी जो है, बीजेपी की सरकार है छत्तीसगढ़ में और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो इसे सरकार अपना श्रेय कितना देना चाहेगी? जल्दी से सर, क्योंकि समय नहीं है। देवेंद्र जी, संदीप जी भी आपको मानने लग गए हैं कि बहुत अच्छी कार्यवाही हुई है जी। मैं संदीप जी का दिल से धन्यवाद दूंगा जो इस कार्यवाही का स्वागत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है सेना के हाथ खुले छोड़ती है और उसी का परिणाम है कि आज इतना बड़ा इनकाउंटर हुआ। 29 नक्सलियों का एक साथ मारा जाना एक बस्तर के आदिवासी के लिए, सेना के लिए और पूरे प्रदेश और देशवासियों के लिए निसंदेह बहुत गर्व की बात है। और हमें सेना के जवानों पे, अपनी सरकार पे और अपने काबिल अफसरों पे बहुत गर्व है। और मैं संदीप जी का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने भूपेश जी को आईना दिखाया, जिन्होंने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया था। मैं संदीप जी आपका दिल से आभारी हूँ कि आपने सच बोलने की हिम्मत रखी। आपके जैसे वक्ता की जरूरत है और आपने सही बोला कि भारतीय जनता पार्टी और सेना ने। अब आप बताइए, इसे सरकार श्रेय लेगी या नहीं लेगी? पुलवामा का भी जवाब मांगा है कि पिछले 5 साल में जब पुलवामा घटना हुआ आज तक जांच नहीं हो पाई। दिनेश जी, इस सरकार श्रेय लेगी या नहीं लेगी? बिल्कुल, अगर काम करता है कोई भी व्यक्ति और सेना को अगर खुली छूट देता है और अगर कोई अच्छी घटनाएं होती है तो उसका श्रेय बिल्कुल सरकार को जाता है। और चुनाव में इस बात को जनता के बीच भी ले जाकर के कुछ भुनाने का प्रयास किया जाएगा? जनता को पास हमारे को ले जाने का नहीं है। जनता सब देखती है, जनता सब चीज महसूस करती है। जनता उसे ही चुनती है जो उनकी रक्षक बनती है। कवासी लखमा जी को इसलिए नहीं चुन रही है क्योंकि आपने हमसे सबने झिरम कांड देखा था। कवासी लखमा बस एक वैसे व्यक्ति थे जो वहाँ से बाइक उनको मिल जाती है और वो चले जाते हैं। तो आप हम सब पूरे बस्तर के आदिवासी जानते हैं कौन किसके साथ है। बहुत ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता है, सब जानती है, जनता है, सब जानती है। और समय भी समाप्ति की ओर है। जनता जानती है, समझती है और अपने समझ के अनुसार कर बस्तर लोकसभा सीट के लिए अपना मतदान करेगी और इसका परिणाम 4 जून को आएगा कि वास्तव में किस में है कितना दम। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि पहला चरण का रण कल है और प्रशासन तैयार है, मुस्तैद है। नक्सली इलाका है बस्तर और यहां पर चुनाव होने हैं, इसलिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और बीजेपी कांग्रेस लगातार टक्कर दे रही है। हालांकि जो अन्य प्रत्याशी हैं वो भी कुछ न कुछ कर दिखाएंगे, लेकिन बस्तर ऐसा लोकसभा सीट है जहां पर चौंकाने वाले परिणाम भी आते हैं, इसलिए बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। मुद्दे की जहां तक बात है, अपने अपने मुद्दे हैं और जो मुद्दे ज्यादा हावी हैं वो उस पर हमने आज चर्चा की। तो अब कल इस रण में, बस्तर के रण में क्या होने वाला है, मतदाता किसको सर माथे पर बिठाने वाला है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।